हेलो गाइस, मैं हूं एडवोकेट गौरी अग्रवाल और आज हम आईपीसी का पार्ट सेकेंड स्टार्ट कर रहे हैं। तो पार्ट सेकेंड में हम सेक्शन वाइज रीड करेंगे। तो अपना बेयर एक्ट ओपन कर लीजिए। विदाउट बेयर एक्ट आपको समझ नहीं आएगा, तो बेयर एक्ट को ओपन कर लीजिए और बेयर एक्ट के साथ साथ जो भी पॉइंट्स हैं वो एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। तो पहला सेक्शन फर्स्ट जो है वो टाइटल की बात करता है। इंडियन पैनल कोड एक्ट 45 1860 टाइटल इसका इट इज़ जो अप्लाइड टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। ये पहला था, लेकिन अब जम्मू एंड कश्मीर पे भी अप्लाई होगा। एक्ट 34 ऑफ 2019 से सेक्शन 95 एंड शेड्यूल 5th से, और ये कब इफेक्ट में आया 31 अक्टूबर 2019। 31 अक्टूबर 2019 से ये पूरे होल ऑफ इंडिया पे अप्लाई होगा, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर ऑल्सो। तो ये आपका पूरा हो गया प्रिय। तो इसके बाद हम बात करते हैं सेक्शन 2 से लेके 4 तक। सेक्शन 2 जो है वो इंट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन की बात करता है, और सेक्शन 3 एंड 4 जो है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस की बात करता है। सेक्शन 2 क्या कहता है, हम रीड कर लेते हैं। पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड विद इन इंडिया, यानी इसका मतलब क्या है, इंडिया के अंदर जो किए गए ऑफेंसेस हैं उनका क्या पनिशमेंट होगा। तो इसमें क्या है, सेक्शन 2 क्या कहता है, एवरी पर्सन कैन बी पनिशेबल। कौन कौन पनिशेबल होगा, जो इंडिया में जिसने ऑफेंस किया है वो या तो हु इज़ द सिटीज़न ऑफ इंडिया या और नॉन सिटीज़न ऑफ इंडिया, यानी ही इज़ सिटीज़न और नॉन सिटीज़न ऑफ इंडिया। Second one, he shall be guilty in India. Third point is offence is committed within India. 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं कि सेक्शन 2 क्या कहता है, एवरी पर्सन कैन बी पनिशेबल, यानी ही इज़ नॉन सिटीजन और सिटीजन। सेकेंड वन इज़ ही शैल बी गिल्टी इन इंडिया, एंड थर्ड वन इज़ ही कमिटेड ऑफेंस, यानी ऑफेंस इज़ कमिटेड विद इन इंडिया। इसके ये ऑफेंस जो है वो इंडिया में कमिट होना चाहिए एक बार। तो कॉन्स्टिट्यूशन का एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे आर्टिकल 361 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसमें नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग शैल बी इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट, यानी आप सिर्फ क्रिमिनल प्रोसीडिंग किसके अगेंस्ट में नहीं कर सकते हैं। एक तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सेकंड वन इज़ गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, एंड थर्ड वन इज़ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द टर्म ऑफ ऑफिस। फोर्थ पॉइंट इज़ एम्बेसडर्स एंड डिप्लोमेट्स, एंड फिफ्थ वन इज़ फॉरेनर्स, फॉरेन आर्मी, एंड लास्ट नेक्स्ट वन इज़ एलियन, एंड लास्ट वन इज़ वर्शिप्स। तो ये पॉइंट हैं, ये जो हैं इनके खिलाफ जो है आप जो है ऑफेंसेस जो हैं कोई भी क्राइम यानी पनिशमेंट जो है उनको नहीं दिया जाएगा। तो यही लिखा है, नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग शैल बी इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, एम्बेसडर्स, एलियन, फॉरेन आर्मीज़ और वारशिप। इस तरीके से इन सारे लोगों को जो है जब वो अपना काम कर रहे हैं उस टाइम पे उनको उनकी क्रिमिनल प्रोसीडिंग शुरू नहीं होगी, उनको अरेस्ट नहीं किया जाएगा। तो सेक्शन 2 बस इतना ही कहता है, जो ऑफेंसेस इंडिया में हुए हैं तो उनमें उनका पनिशमेंट भी कहाँ मिलेगा, इंडिया में ही मिलेगा। तो नाम से आ रहा है ऑफेंस कमिटेड विद इन इंडिया, यानी ऑफेंस इंडिया में हुआ है तो उसका पनिशमेंट इंडिया में ही मिलेगा। तो वो क्या हो गया, इंडिया में है तो इंट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन हो गया। इंडिया के अंदर जिस जुरिस्डिक्शन में जिस एरिया में ऑफेंस हुआ है तो वहीं पे ही पनिशमेंट प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये हो गया सेक्शन 2, यहाँ पे कंप्लीट। सेक्शन 3 की बात कर लेते हैं। सेक्शन 3, पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड बियॉन्ड बट विच बाय लॉ मे बी ट्राई विद इन इंडिया, यानी इंडिया से बाहर ऑफेंसेस हुआ है, लेकिन उसका जो है इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग उसके जो ऑफेंसेस हैं उनका पनिशमेंट जो होगा वो इंडिया में ट्राई किया जाएगा। यही है सेक्शन 3, एक बार रीड कर लेते हैं। एनी पर्सन लाइबल बाय एनी इंडियन लॉ टू बी ट्राइड फॉर एन ऑफेंस कमिटेड बियॉन्ड इंडिया शैल बी dealt with according to the provisions of this code for any act committed
beyond India in the same manner as if such act had been committed within India। तो यही कह रहा है कि ऑफेंस जो हैं जो इंडिया से बाहर हुए हैं और वो पनिशेबल होंगे इंडिया के अंदर इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग। तो ये सेक्शन 3 जो है वो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन की बात कर रहा है, यानी इंडिया से बाहर कोई क्राइम हुआ है तो उसका ऑफेंस उसका पनिशमेंट कहाँ होगा, इंडिया में ही मिलेगा। जैसे एग्जांपल एक ए है हु इज़ अ सिटीज़न ऑफ इंडिया कमिट्स अ मर्डर इन युगांडा, he can be tried or convicted of murder in any place of India in which he may be found। वो जहाँ भी मिलेगा उसको पनिशेबल किया जाएगा। तो क्लैरिटी, इस सेक्शन की क्लैरिटी कर देते हैं एक बार, यानी ये सेक्शन किस पे अप्लाई होगा, सेक्शन 3 इट इज़ एप्लीकेबल टू बोथ सिटीज़न एंड नॉन सिटीज़न ऑफ इंडिया। एंड सेकेंड वन इज़ क्राइम इज़ डन बियॉन्ड द लिमिट ऑफ इंडिया एंड इट इज़ पनिशेबल अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ इंडिया। ये तीन ही पॉइंट कहता है कि दिस इज़ एप्लीकेबल टू बोथ सिटीजन एंड नॉन सिटीजन ऑफ इंडिया। सेकेंड वन इज़ क्राइम इज़ डन बियॉन्ड द लिमिट ऑफ इंडिया एंड थर्ड वन इज़ पनिशेबल अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ इंडिया। ये आपका सेक्शन 3 यहाँ पे कंप्लीट होता है। सेक्शन 4 जो है बात करता है एक्सटेंशन ऑफ कोड टू एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस, यानी the provision of this code apply also to any offense committed by any citizen of India in any place without and beyond India। Second one is any person on any ship or aircraft registered in India wherever it may be। यानी पहला पॉइंट ये कह रहा है कि कोई किसी भी प्लेस पे वो इंडिया का सिटीजन हो, सपोज दैट वो इंडिया से बाहर यानी फॉरेन कंट्री में है और लेकिन वो इंडिया का रहने वाला ही है, ठीक है। दूसरा पॉइंट कह रहा है एनी पर्सन ऑन एनी शिप एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया वेर एवर इट मे बी, यानी वो कहीं भी रह रहा है, उसका शिप जो है या उसका एयरक्राफ्ट जो है वो इंडिया में रजिस्टर्ड है। और तीसरा पॉइंट कह रहा है एनी पर्सन इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया कमिटिंग ऑफेंस टारगेटिंग अ कंप्यूटर रिसोर्स लोकेटेड इन इंडिया। यानी कोई MNC कंपनी या फॉरेन कंपनी इंडिया में आके इंस्टॉल हुई है, वहाँ पे कंपनी चल रही है इंडिया में, फॉरेन कंपनी इंडिया में आई हुई है और वहाँ पे चल रही है और वहाँ पे जो क्राइम होता है उस इंडिया में ही हो रहा है लेकिन वो फॉरेन कंट्री के थ्रू हो रहा है, तो वो भी यहाँ पे क्या होगा, इंडिया में ही ऑफेंस माना जाएगा, वहाँ पे यहीं पे ही वो स्टार्ट किया जाएगा। तो यही सारे पॉइंट बोल रहा है कि एक्सटेंशन टू कोड एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस, यानी इंडिया से बाहर कोई क्राइम हुआ है, यानी चाहे वो लेकिन इंडिया से बाहर क्राइम हुआ है चाहे वो इंडिया का सिटीजन हो या ना हो। दूसरा पॉइंट ये कह रहा है कि कोई शिप और एयरक्राफ्ट इंडिया में रजिस्टर्ड है, बाहर रह रहा है लेकिन रजिस्टर्ड इंडिया में है। तीसरा पॉइंट कोई फॉरेन कंपनी इंडिया के अंदर आके काम कर रही है कंप्यूटर रिसोर्स के थ्रू और उसके थ्रू जब क्राइम हुआ है तो वो भी ऑफेंस जो है वो इंडिया के अंदर ही माना जाएगा। इस तरीके से सेक्शन 4 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। सेक्शन 5 जो है वो क्या बात करता है, तो एक बार हम सेक्शन 1 की बात कर लेते हैं। सेक्शन 1 टाइटल की बात करता था कि मैं पूरे इंडिया पे अप्लाई होऊंगा एक्सेप्ट अब, लेकिन मैं जम्मू एंड कश्मीर पे भी मैं अप्लाई होऊंगा। ऐसा कब हुआ, 31 अक्टूबर 2019 से। सेकेंड जो बात करता है इंटर टेरिटोरियल ऑफेंसेस की बात करता है। ऑफेंस अगर इंडिया में कमिट हुआ है तो उसका पनिशमेंट भी इंडिया में ही मिलेगा। थर्ड पॉइंट ये कहता है पनिशमेंट ऑफ ऑफेंस कमिटेड बियॉन्ड इंडिया बट विच बाई लॉ मे बी ट्राइड विद इन इंडिया। ऑफेंस इंडिया से बाहर हुआ है लेकिन वो ट्राई इंडिया में किया जाएगा। तीसरा पॉइंट बोल रहा है एक्सटेंशन टू कोड टू द एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस। आपका ऑफेंसेस जो है वो इंडिया से बाहर हुआ है लेकिन आप इंडियन या नॉन इंडियन हो। या दूसरा पॉइंट वो ये बोल रहे हैं कि कोई भी शिप और एयरक्राफ्ट आपने इंडिया में रजिस्टर करा रखा है तो भी आप इंडिया में लायबल होंगे पनिशमेंट के लिए। और तीसरा पॉइंट ये कहता है कि अगर आप जो है आपने कोई फॉरेन कंपनी इंडिया में चला रखी है तो भी आप लायबल होंगे उस पनिशमेंट के लिए, अगर फॉरेन कंपनी में किसी कंप्यूटर रिसोर्स के द्वारा कोई भी ऑफेंस कमिट हुआ है। तो इस तरीके से जैसे सपोज़ दैट आपने किसी को फॉरेन कंपनी ने जीमेल डाला कि ये मुझे क्या है हमारी कंपनी को आप $400 दे दीजिए, हम उसके बदले में आपको प्रोडक्ट यानी हम आपको राइस के प्रोडक्ट सेल कर देंगे। किसी भी बंदे ने जो है उस कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया, $400 जमा करा दिए
और राइस प्रोडक्ट बोलने को। उन्होंने बोला कि जैसे ही आप पैसे डालोगे तुरंत ही हम आपका सामान भिजवा देंगे। पैसे दे दिए लेकिन उनका सामान नहीं भिजवाया। तो ऐसा थोड़ी है, क्योंकि इंडिया में ही वो काम हो रहा है। फॉरेन कंट्री में जो कंप्यूटर जो लोग बैठे हुए हैं उनका रिसोर्स जो कंप्यूटर है वहाँ पे काम कहाँ पे हो रहा है, इंडिया के अंदर हो रहा है। तो वहाँ पे ऑफेंस कहाँ हुआ, इंडिया के अंदर हुआ। तो जिसको प्रोडक्ट नहीं मिला वो क्या करेगा, वो जो कंप्लेन करेगा वो इंडिया के अंदर ही होगा, यानी वो ऑफेंस पनिशेबल भी किसके अंदर होंगे, वो इंडिया के अंदर होंगे। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब सेक्शन 5 की बात कर लेते हैं। लॉ नॉट टू बी अफेक्टेड बाय दिस एक्ट, बहुत ज़्यादा नहीं, एक बार पढ़ लेना। नथिंग इन दिस एक्ट शैल अफेक्ट द प्रोविजंस ऑफ एनी एक्ट फॉर पनिशिंग mutiny and desertion of officers or soldiers, sailors or airmen in the service of government of India or provision of any local or special law। इस तरीके से सारे पॉइंट्स दे रखे हैं। जैसे हुसैन अली के केसेस में था, उन्होंने बोला था कि नो पर्सन कैन बी पनिशेबल अंडर बोथ IPC एंड स्पेशल लॉ। तो यानी ये कह रहा है कि सेक्शन 5 ये कह रहा है कि अगर IPC के अलावा कोई भी स्पेशल या लोकल लॉ है तो वहाँ का स्पेशल और लोकल लॉ प्रिवेल करेगा IPC के ऊपर। IPC जो है वो एक तरीके का कॉमन लॉ है, और जो स्पेशल और लोकल लॉ होते हैं, लोकल लॉ एक पर्टिकुलर लोकल एरिया पे अप्लाई होते हैं, और स्पेशल लॉ जैसे हिंदू लॉ, मैरिज, मुस्लिम लॉ है, इस टाइप की जो स्पेशल लॉ हैं वो उनके थ्रू जो पनिशमेंट मिलेगा वो स्पेशल लॉ और लोकल लॉ के थ्रू मिलेगा। IPC के ऊपर जो है स्पेशल लॉ और लोकल लॉ प्रिवेल करेगा। ये सारे पॉइंट दे रखे हैं। सेक्शन चैप्टर 2 जो है जनरल एक्सप्लेनेशन की बात करता है। 6 में जो है जनरल एक्सेप्शन डिफाइंड है कि यानी जनरल ऑफेंसेस यहाँ पे बताए गए हैं, लेकिन उनके कुछ एक्सेप्शन हैं। जैसे कि अगर कोई बंदा अनसाउंड माइंड है तो उसको क्या होगा, उसको सज़ा नहीं मिलेगी, यानी उसका ये एक प्रिवेंशन है। तो कुछ जितनी भी ऑफेंसेस यहाँ दे रखे हैं उनमें पनिशेबल हैं। IPC में एक्सेप्शन दे रखे हैं 76, यानी एक्सेप्शन जो है 76 से लेके 106 तक दे रखे हैं। प्राइवेट डिफेंस में जैसे 81 और 82 में दे रखा है कि डॉली इन कैपेक्स एंड डॉली कैपेक्स। तो उसमें क्या है, अगर 7 साल से नीचे का बच्चा पनिशमेंट कोई मर्डर कर दे या कोई भी कांड कर दे, यानी कोई भी ऑफेंस कर दे, तो ही इज़ नॉट लाइबल टू पनिश। तो वो पनिशमेंट के लिए लाइबल नहीं होगा, क्योंकि वो 7 साल से छोटा है या 7 और 12 साल के बीच में है, तो भी वो ऑफेंस से बच जाएगा। तो इस टाइप के ये जनरल एक्सेप्शंस हैं। इंटॉक्सिकेशन, कोई भी बिना जान पूछकर क्या कहते हैं वो इंटॉक्सिकेटेड है, या कोई डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी है, बहुत ज़्यादा 81 सेक्शन में बहुत ज़्यादा आवश्यक है, किसी बंदे को बचाना ज़्यादा प्रायोरिटी था, तो भी वो एक्सेप्शन में आ जाएगा। तो यही सब दे रखे हैं। तो इसमें एक एक्सेप्शन में दे रखा है, एक एग्जांपल दे रखा है, वही 7 साल का बच्चा अगर कोई ऑफेंस कर देता है वो पनिशेबल नहीं होगा। दूसरा पॉइंट जो है यहाँ पे दे रखा है, एक पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी बनती है कि वो उसको अरेस्ट करने की उसकी ड्यूटी बनती है। तो उसको अगर शक हो रहा है कि सामने वाला अगर कोई प्रिपरेशन कर रहा है और उसको डाउट हो रहा है कि ये कोई क्राइम करने वाला है, तो वो सामने वाले को पकड़ लेता है। अगर सामने वाले को पकड़ने के बाद उसको पता चलता है कि ही इज़ नॉट दैट पर्सन, तो उसको कोई भी गिल्टी नहीं है, यानी वो किसी भी ऑफेंस के काबिल नहीं है, क्योंकि ये उसकी ड्यूटी थी। उसको ये अंदेशा हुआ कि हाँ ये क्राइम कर सकता है, इसीलिए उसने उसको पकड़ा, तो ही इज़ नॉट लाइबल टू पनिश। तो इस तरीके से एक्सेप्शन दे रखे हैं। इसके बाद सेक्शन 8 से लेके सेक्शन 52A तक आपको टिप्स पे याद होना चाहिए। इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाते हैं। सेक्शन 8 जो है वो जेंडर की बात करता है। मैं इसका एक सीक्वेंस बना के आपको बहुत अच्छे से लर्न करा दूंगी। सेक्शन 8 जेंडर की बात करता है, जिसमें ही और सी डिफाइन है। ही यानी यहाँ ही जो है यानी एनी पर्सन वेदर मेल और फीमेल, यहाँ पे ये वर्ड लिखा हुआ है। 9 जो है नंबर की बात करता है, सिंगुलर नंबर या प्लूरल नंबर। 10 जो है मैन और वुमेन की बात करता है। मैन यानी डिनोट्स अ मेल ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज, एंड फीमेल यानी वुमेन डिनोट्स अ फीमेल ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज। फीमेल ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज, मेल बीइंग ऑफ एनी एज। मेन और वुमेन डिफाइन है। देखो कितना अच्छे से एक्सप्लेन किया है हर एक पॉइंट को कि मेल क्या होता है, फीमेल क्या होता है।